बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और पिछला हफ्ता आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी पिछला हफ्ता जो है वो बहुत बेहतरीन गुजरा है। स्पेशली सिग्नल ग्रुप में भी आप लोगों ने देखा होगा, जहाँ लोगों को लेवल्स नहीं मिल रहे होते वहाँ पे सईद भाई, नुमान भाई सेल और बाय यही करवा रहे होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग अच्छा प्रॉफिट भी साथ साथ कर रहे हैं। और वीकली रिपोर्ट भी आप लोगों ने देखी होगी, जो हमारे स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं और जो हमने प्रॉफिट्स गेन किए हैं। इसके अलावा जिस मेंबर्स ने सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना है वो एडमिन टीम से कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, फ्री है, कोई चार्जेस नहीं होते इसके। अह, बाकी हम आते हैं अपने एनालिसिस की तरफ। तो उसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि कमिंग वीक में जो डाटा है वो क्या क्या आना है। फ्लैश सर्विसेज आएंगी पहला मंडे को। ट्यूसडे को ऑस्ट्रेलियन डॉलर का रेट अनाउंसमेंट है। यूएस की कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। उसके बाद वेडनेसडे लाइट इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और एक ये ब्राउन न्यूज़ है। थर्सडे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे होगा। क्यों होगा? उसमें एक तो सबसे पहले स्विस नेशनल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी की असेसमेंट है। ठीक है, उनका रेट है। उसके बाद 5:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक आपको पहले जीडीपी की न्यूज़ मिलेगी, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की न्यूज़ मिलेगी, ड्यूरेबल गुड्स की मिलेगी और फाइनल जीडीपी। और इस दिन 6 बजे से लेके रात तकरीबन 3 बजे तक ये देखें एफओएमसी के तमाम मेंबर्स की स्पीक्स है। इवन इसमें ट्रेजरी सेक्रेटरी येलेन की स्पीच भी है। ट्रेजरी डिपार्टमेंट ये सबसे मेजर डिपार्टमेंट होता है इनका, जिसमें बॉन्ड्स ये वो सब कुछ ये लोग डिस्कस करते हैं। तो एक ही दिन पे इन सब की स्पीच का आना एक बहुत बड़ी बात है। इस दिन हम देखेंगे हमें अनएक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, इवन जितनी वॉलेटिलिटी हमें एफओएमसी के दिन मिली शायद उससे भी ज्यादा। बाकी हम ये देखते हैं कि ये चेयर पॉवल जो है इस दिन जो स्पीच करेगा ये कहाँ पे करेगा, किस डिपार्टमेंट में करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और फ्राइडे को सिर्फ एक मेंबर की स्पीच है, वो भी 10 बजे। ये किस दिन और कहाँ स्पीच कर रहा है? ड्यू टू डिलीवर प्री रिकॉर्डेड ओपनिंग रिमार्क्स एट द यूएस ट्रेजरी मार्केट कॉन्फ्रेंस। ठीक होगा जी, उसी ट्रेजरी डिपार्टमेंट की जो उनकी कॉन्फ्रेंस है वहां पर ये बंदा अपनी स्पीच देगा। अब डिपेंड करता है उस स्पीच में ये क्या बातें करता है। अभी रिसेंटली हमने देखा जो एफओएमसी आई, उसमें भी जो हमने लास्ट वीक बात की थी कि अगर पावल 25 पॉइंट से ज्यादा कट करता है और इंडिकेट करता है कि मैं नेक्स्ट पे इसको कट करूंगा, तो ये स्टांस उसका डॉविश स्टांस हो जाएगा। डॉविश स्टांस का मतलब कि यूएस डॉलर नीचे जाता है, गोल्ड ऊपर जाता है, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, और इस तरह के कारनामे से हमें एक अच्छी रैली ऊपर को देखने को मिल सकती है। लेकिन हमने जैसा कहा था कि यार हम इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि हम बाय करके ही बैठ जाएंगे। ठीक है, हम अपने लेवल का टेक्निकली वेट करेंगे, तब हम उसको बाय या सेल करेंगे। हमने देखा यहाँ से मार्केट निकली, बाय भी गई, वहां पे सईद भाई, नुमान भाई ने सेल भी करवाया, सेल भी आई, देन अगेन हमारे लेवल्स पे आई, तुमने बाय को भी कैप्चर किया। और उसके बाद अभी जो मार्केट ठहरी है वो अपने एक नए फ्रेश लेवल पर ठहरी है, जो कि इस वक्त बनता है इसका ये वाला पॉइंट 2625। एक्चुअल में जो इसका टारगेट जो मुझे नजर आ रहा है वो है 2661। ये H4 और डेली के अकॉर्डिंग जो है वो एक ये लेवल, ये एरिया बनता है जहां मार्केट अप्रोच कर सकती है। इससे 30 पिप्स नीचे भी रख लेते हैं, 30 पिप्स ऊपर भी प्लस माइनस हम रख लेते हैं। एफओएमसी के दिन और उसके एक दो दिन बाद का जो टारगेट था मेरे लिए वो ये बन रहा था 2643 से 52 के दरमियान। खैर, इसके बाद हम देखेंगे। अभी खैर इस एरिया को तो मैं अभी मॉनिटर नहीं करूंगा क्योंकि आगे फिर फेड की स्पीच आएगी। लेकिन उस स्पीच से पहले तक ये मैं वैलिड रखूंगा। इवन यानी कि हम ट्यूसडे वेडनेसडे तक मैं इसको रखूंगा कि यहाँ मार्केट पहुंचती है, सेल की कोई कंफर्मेशन दे, हिंट दे, तब मैं उसकी तरफ जाऊं। अदरवाइज हम अपने लेवल्स की तरफ आए, कुछ न्यू फाइंडिंग्स की कोशिश कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि उसमें हमें कौन कौन सा एरिया सूटेबल लगता है जहां पर हम ट्रेड करें। जो एरियाज हमें ऑलरेडी ट्रेड दे चुके हैं उनको तो हम थोड़ा सा इस वक्त इग्नोर करते हैं। जो हाई है इस पे एक लाइन ये लगा लेते हैं और इसको हम डिलीट कर देते हैं। बाकी जो नीचे के लेवल्स पड़े हैं, ठीक है, ये स्मॉल टाइम फ्रेम के लेवल्स हैं, यहाँ पर हम ट्रेड करेंगे। ये कैसे निकले आप लोगों ने पिछले हफ्ते देख लिया था। मजीद भी हम इसको देखते हैं कि अब हमारे पास मजीद सिनेरियो क्या बनता है। एफएमसी के बाद मार्केट जो है ऑलमोस्ट 2550 से उठी है और 2630 के अराउंड गई है।
तकरीबन $80 की मूवमेंट दी है। जो मैं एक चीज़ एक्सपेक्ट किया करता हूँ कि मार्केट जब इस तरह का बड़ा डाटा आता है तो उसको $120 की मूवमेंट एक साइड की देनी चाहिए। अगर मैं इसको अप साइड देख रहा हूँ, है अप साइड ही, तो ये इस वक्त $80 की मूव कर चुका है, $40 की मूव इसको और करनी चाहिए। अब ये करता है या नहीं करता, ये बात की बातें हैं कि वो लोग कैसे मार्केट को और हमें और सब रिटेलर्स को ट्रैप करते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात, हमने अपने टेक्निकल के ऊपर रहना है। हमें टेक्निकल मेथड हमारा क्या बता रहा है, हमने उसको ट्रेड करना है। ठीक है। लास्ट टाइम बाइंग हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल थी। अभी हम टेक्निकल में अगर डेली को देखते हैं तो डेली में लास्ट हाई ये बनाया, फिर ये इस हाई को भी इसने रिटेस्ट कर लिया, यहाँ पे सेल फेल को भी रिस्पेक्ट दे गया। तो अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये एरिया ब्रेक होना है, जो ये दो विक्स ठहरी हैं 2470, ये ब्रेक होना चाहिए। और 2400 का पूरा ये एरिया जो बनता है इनगल्फिंग बाय से, जहाँ से मार्केट रिस्पेक्ट करके गई है, तो ये ब्रेक होना बहुत जरूरी है। ये ब्रेक होगा देन मार्केट को नया हाई नहीं बनाना चाहिए, तब हम इसको सेल की साइड पर एक अच्छी तरह अच्छा प्लान करके बैठ सकते हैं। फिलहाल सेलिंग तो मुझे कहीं नजर नहीं आ रही इतनी खास कोई। बाइंग अपॉर्चुनिटी देखते हैं। एक तो ये जो लेवल्स पड़े हैं हमारे पास, ठीक है, ये वाले इधर अवेलेबल है। इसके अंदर हमारे पास ये लेवल बनता था 17 और 13 का, और नीचे हमारे पास जो एरिया बनता था 2490 और 2487 का एरिया। ओके। अभी दिल्ली में हम देखते हैं तो हमारे पास ये इनगल्फिंग बाय के अंदर ही मौजूद है मार्केट, और सेल का तो कोई चांस बना नहीं रहा। अगर हमें इसको एक बड़े टाइम के लिए, लॉन्ग रन के लिए सेल देखना है, तो उसके लिए हमें चाहिए होगा कि हमें डेली टाइम फ्रेम में एक इनगल्फिंग सेल बनता नजर आए। ठीक है, डेली में या बनता नजर आए, फिर वही पैटर्न जो हम यूज करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से नेक्स्ट जाके कोई एक छोटी ग्रीन कैंडल बनाए, फिर बड़ी रेड कैंडल बना देती है, भले इसकी वीक ऊपर हो, इसकी वीक ऊपर नहीं होनी चाहिए, इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए, देन मार्केट आए, अपना इसको रिटेस्ट करे, रिटेस्ट करने के बाद वो ड्रॉप हो, तब हम कहेंगे कि मार्केट अब जो है अपने आप को सेल में शिफ्ट करना चाह रही है, और वो कर रही है। इसी तरीके से जैसे मार्केट अपने आपको यहाँ पे आप लोगों ने, हम लोगों ने मिलकर देखा कि मार्केट ने बहुत कंसोलिडेट किया, लो टाइम फ्रेम से हाई टाइम फ्रेम में खुद को शिफ्ट किया, हाई टाइम फ्रेम में भी उसने सारा कंसोलिडेशन कंप्लीट किया, फिर वो ऊपर निकल आई है। अब वो इधर भी यही काम करे, यहाँ से डेली टाइम फ्रेम से फिर वो इससे पीछे H4 H1 M30 इस तरीके से वापस अपने आप को शिफ्ट करेगी, तो वो सेल में शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। अभी डेली में तो हमारे पास सिर्फ यही एक इनगल्फिंग बाय पड़ा है। H4 में आते हैं हम तो हमारे पास क्या अवेलेबल है, कोई इनगल्फिंग बाय नहीं है, जस्ट ये एक छोटा सा पड़ा है। ठीक है, जो कि बहुत हाई रिस्क हो जाएगा क्योंकि टॉप पे है। अभी कल जब मार्केट ओपन होगी तब देखना पड़ेगा इसको ये क्या करती है, मंडे को जब ओपन होगी। इसके बाद अगर मैं देखूं तो मेरे पास इनगल्फिंग सेल फेल H4 में पड़ा है, ये एरिया जो कि टेस्टेड है। लेकिन इसको मैं ट्रेड इस तरीके से डायरेक्ट नहीं करूंगा, देखूंगा कि इसमें हमारे पास एरिया कौन सा निकलता है, या मे बी कोई लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ पर कोई एरिया निकल ले तो हम उसको ट्रेड करें। H1 में आते हैं हम। H1, H1 में हमारे पास यहाँ पर एक इनगल्फिंग बाय बनता है। वो जो हमारे पास इनगल्फिंग सेल था उसमें हमारे पास कोई खास सॉलिड अभी फिलहाल तो क्राइटेरिया नहीं बन रहा, हम इसको रिमूव कर देते हैं। ये एरिया हम M15 में देखते हैं। M15 में हमारे पास प्रायोरिटी हमारी वही होती है कि जो हाई टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम में चीज पाए। जैसे ये आया एरिया 8890 का, ठीक है। दूसरा हम देखें तो ये जोन आया 8884 का, इसको हम 30 पिप्स करते हैं तो 87 से 84 कर लेते हैं। ये दो एरियाज बन रहे हैं, इस पे हम एक ट्रेड कर सकते हैं, इस पे हम दो ट्रेड कर सकते हैं। ये हाई रिस्क और लो रिस्क इस तरीके से हो जाता है। इसके बाद अगर हम कोई डायरेक्ट M15 फ्रेश देखें तो फिलहाल कुछ इतना खास नजर नहीं आ रहा। अगर मैं इस हाई को मॉनिटर करूं, जो ये हाई बनाया मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, अब जब वापस आती है तो मुझे इस एरिया से ट्रेड करनी चाहिए और इस एरिया से, पहली चीज। दूसरा, ये एरिया जो कि किसी हाई टाइम फ्रेम से नहीं है लेकिन डायरेक्ट M15 बनता है, तो हम यहाँ से ट्राई करेंगे। अब देखें ये एरिया 30 पिप्स से ज़्यादा बन रहा है, इसको हम 30 पिप्स भी कर देते हैं। 71 या 72 है तो हम 75 पे रख देते हैं इसको। ये जोन हमारे पास इतना बन जाएगा। यहाँ से हम ट्रेड करना बहुत रिस्की हो जाएगा क्योंकि M15 है, लोअर टाइम फ्रेम है। इसमें हम ये देखें कि ये जो हाई जिसकी वजह से बना, वो ये स्विंग्स अवेलेबल हैं। तो इन केस मार्केट अगर वापस आती है, ठीक है, और इस स्विंग को ये यहाँ से आके ब्रेक कर देती है,
तो उसके बाद हम फिर वही चीज़ देखेंगे कि मार्केट को अपना हाई ब्रेक नहीं करना चाहिए, भले वो अगेन रिटेस्ट करना यहाँ जाए और फिर वो इस तरीके से नीचे गिरे। तो अभी हम इस वक्त इसको यहाँ पर देख रहे हैं, तो मुझे M15 में एक और चीज़ भी नज़र आ रही है। एक तो ये इनगल्फिंग सेल टॉप पर जो अवेलेबल है M15 का, इसी तरह का इनगल्फिंग सेल हमें चाहिए हायर टाइम फ्रेम में H4 डेली में, ताकि हम इसको सेल में शिफ्ट होता देखें और ऑब्जर्व करें कि हाँ जी अब ये सेल स्टार्ट हो चुकी है। अभी जस्ट इनगल्फिंग सेल यहाँ पर अवेलेबल है। इवन इनगल्फिंग बाय फेल की कंफर्मेशन भी M15 में भी नहीं है, M30 में भी नहीं होगी, डेफिनेटली नहीं है। क्या M5 में कोई अवेलेबल है अगर हम कोई रिस्क प्लान करते हैं तो? ये यहाँ तक अगर मैं इसको देखूं तो क्या ये बनता है? हाँ, बॉडी ऊपर क्लोजिंग है, ABC, और रीटेस्ट कंप्लीट हो चुका है। और ये ऑलमोस्ट 40 पिप्स प्लस मार्केट यहाँ से भी ड्रॉप हो चुकी है रीटेस्ट के बाद। इवन सी के बाद भी ये 48-50 पिप्स दे चुकी है। तो अभी तो यहाँ पर ट्रेड करना बनता नहीं है। मार्केट यहाँ से ऊपर निकले, ऊपर का लेवल नुमान भाई ने आई थिंक सिग्नल ग्रुप पे भी शेयर किया होगा, वो भी हम वहाँ से देख सकते हैं कि वो क्या है। इसके अलावा सेल का फिलहाल यहाँ पर कोई चांस नहीं नजर आ रहा हमें। बाय करते हैं, मार्केट ओपन होती है, अब नहीं पता कि मार्केट ओपन होने के बाद किस डायरेक्शन में बैठेगी, तो इस पूरे एरिया में हम फिलहाल तो कोई ट्रेड नहीं करेंगे। हाँ, हम ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पहले ये देखना होगा कि मार्केट जब ओपन होती है तो वो क्या गैप देती है, क्या वो अपसाइड का गैप देती है, क्या वो डाउन साइड का गैप देती है। ठीक है। इसके बाद यूएस सेशन से पहले पहले हम इस एरिया को ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो कंफर्मेशन के साथ एरिया। आप यहाँ पर कोर्स से देखें बैच 24-5 के स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ पर एक A, B और एक कंप्लीट C भी नजर आएगा। ठीक है। हम ट्रेड करने के पैटर्न जो यूज करते हैं, A, B, C के बाद रिटेस्ट पे आती है एक ट्रेड, हम तब भी ट्राई करते हैं। आपको लगे ये एरिया 30 पिप्स से ज्यादा है, आप इसको 30 पिप्स इस तरीके से बना लें। ठीक है। और यहाँ पर हम लोग एक रिस्क जो है वो जरूर ट्राई करेंगे अपनी प्रैक्टिस करने के लिए यूएस सेशन से पहले, क्योंकि यूएस सेशन जब स्टार्ट होगा तो डेफिनेटली जो इस वक्त रेट कट हुआ है 50 बेसिस पॉइंट का, उसका इम्पैक्ट भी आ सकता है। ठीक है। जैसे हमने देखा रात को यूएस सेशन ने कट किया, अगले दिन एशियन और लंदन सेशन में जब उनका सेशन स्टार्ट हुआ तो इम्पैक्ट आना शुरू हुआ, मार्केट मजीद बाय में जाना शुरू हो गई। वो लोग जब आके बैठे तो उन्होंने भी आके देखा रेट कट हो गया, तो वो भी गोल्ड में आके बाय करने लग गए, जो चीज़ हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी की थी। अभी भी जो चीज़ थी कि हम ये सुनना चाह रहे थे उसके पावल की स्पीच के अंदर, कि वो ये बात बताए कि नेक्स्ट उसका क्या प्लान है। वो डोविश स्टांस के अंदर ही रहे ताकि हमें गोल्ड के अंदर मजीद बाइंग देखने को मिले। वो ऑलरेडी अपने एक बाय पे हाई पे पहुंच चुका है और वो मजीद आगे से बाय जाए, वो हमें चाहिए था। वो काम भी उसने किया, साथ में जो एक रिटेलर वाले काम करते हैं कि हमें ट्रैप करने वाला, वो काम भी किया। मार्केट बाय गई, इसको मजीद यहाँ से बाय जाना चाहिए था, नहीं गया, वापस आया, चलो इस पॉइंट से बाय चला जाए, इस पॉइंट से भी बाय नहीं गया, वो नीचे आया 25-50 के एरिया में, देन वहां से उसने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को वापस गेन करना स्टार्ट किया। और जिस तरह की ये मूवमेंट नीचे को आई है, इसने हमें क्लियरली हिंट दिया कि लोग यहाँ से बाय में बैठे थे। ये जो विक्स इतनी बड़ी बड़ी नीचे नजर आ रही है नीचे की साइड पर, ये बता रही है कि इसके अंदर बाइंग प्रेशर था। तो जैसे जैसे वो बाइंग प्रेशर वाले निकलते गए, मार्केट और ड्रॉप होती गई, उसके बाद आराम आराम से वो अपने नए हाई की तरफ पहुंच गई, यहाँ तक आ गई। तो ये चीज़ हमें थोड़ी सी समझनी होती है, देखनी होती है। बाकी उस बंदे ने आके ये हिंट दे दिया था कि भाई 200 पॉइंट्स तक मैं कट करूंगा जहां पे इस वक्त रेट अवेलेबल है। ठीक है। मैं इसको अब 5% पे है, तो ये इसको 3% तक ले जाना चाहते हैं, ये इनका प्लान है जो उसने आके बताया। अब कब कैसे क्यों ले जाएंगे, ये खैर आगे की बातें हैं। और सबसे बड़ी बात जो मुझे इस वक्त शॉकिंग लगी, कि उसने अभी 5 नवंबर को इलेक्शन होने प्रेसिडेंशियल, नई हुकूमत आनी है, उसके आने से पहले उसने ये एक स्टेप उठा लिया। और नेक्स्ट एफओएमसी भी मेरे ख्याल से 8 नवंबर को, देखते हैं उसमें वो क्या करता है। अभी तक के लिए तो उसने ये काम अपना स्टेप उठा लिया, क्योंकि वो गवर्नर है इस चीज़ का। ठीक है। वो डिसाइड कर सकता है जो उसने करना है, उसको इस पर रोकने वाला कोई नहीं है। उस पर सवाल जवाब होते हैं, वो उसकी एक आया करती है टेस्टिमोनियल, उसमें वो आंसर करता है कि मैं पॉलिसी को नेक्स्ट किस डायरेक्शन में लेके जाऊंगा। खैर फिलहाल तक के लिए हमारे पास
यही कुछ एरियाज हैं जो अवेलेबल हैं, जिन पे हमने ट्रेड करनी है, जिनको मॉनिटर करना है। बाकी मार्केट यहाँ से नीचे आती है तो आपको रेगुलरली बेसिस पे डेली एनालिसिस की वीडियोस भी मिल जाती हैं। मैं आप लोगों को यही बताया करता हूँ कि यार ये जो चीज़ हम बनाते हैं, निकालते हैं, लाइव आपके सामने निकालते हैं कि यहाँ से ये एरिया निकाल रहे हैं, इधर से ये निकाल रहे हैं, ये चीज़ आप भी अपने पास करके देखा करें कि हमारे एरिया सेम आ रहे हैं, लेवल सेम आ रहे हैं, तरीका यही है। इस तरीके से आप भी करके अपने आप को प्लान किया करें कि आपने नेक्स्ट क्या काम करना है। ठीक है। और बाकी नेक्स्ट इसका टॉप का जो एरिया था वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि मेरे पास यूएस सेशन तक ये अवेलेबल है। ठीक है। अगर मार्केट एक रैली अच्छी पकड़ती है, अगेन बूम पकड़ता है यहाँ से मार्केट, तो फिर मैं इसका वेट करूंगा, इस जोन में कंफर्मेशन इधर से ट्रेड करने का। ठीक है। और इसके अलावा जो सिनेरियो पॉसिबल लग रहा है वो तो 2800 का लग रहा है। लेकिन पहले ये अपना जो एक और साइकोलॉजिकल लेवल है वो 2650 का, और उसके बाद 2700 का, वो ब्रेक करे, देन ये 2800 की तरफ जाएगा। लेकिन डायरेक्ट जाता है या नहीं जाता है ये हम ऑब्जर्व करेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि मार्केट जो इतना हाई पे जा रही है, एक जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि ये एरियाज ने फिलहाल खाली छोड़ दिया, ठीक किया। उसके बाद अगेन जाते हैं तो वो रिट्रेसमेंट करते हुए जा रही है। तो इस तरीके से जाएगी, हमें सेल और बाय दोनों की ट्रेड्स देती जाएगी। सेल हमारे लिए काफी अच्छा ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन प्रॉपर एसएल के साथ। ठीक है। बाइंग हमारे लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगी, अगर हमने नीचे से कहीं से बाय होल्ड की होती तो हम मजीद ऐड करते हुए एक अलग सीन हो जाता। लेकिन अभी के लिए हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि $80 मार्केट ऊपर जा चुकी है गोल्ड की, सिर्फ उस एक रेट कट की वजह से। बाकी मजीद कितना जाती है इस पे अभी हम कुछ नहीं कह सकते, वो हम ऑब्जर्व करेंगे। मैं अक्सर दोस्तों को ये भी कहता हूँ कि आप मार्केट को वीकली में ला के देखें कि गोल्ड किस सिनेरियो में है, किस ट्रेंड में है। यहाँ पर देखें तो ये खैर इजी मार्केट में पीछे का डाटा नहीं दिखा रहा, आप वांडा में जाके देखें, आपको नजर आएगा कि मार्केट ने फॉर एग्जाम्पल जैसे ये 1100 से उठी है और ये 2073, ऑलमोस्ट ये बनते हैं $900, ये इतना ऊपर गई है। उसके बाद वापस कितना आई है, अगर जस्ट इसको देखें तो $400, देन अगेन अपने हाई पे गई है, और उधर से जब वापस आई कितना आई, $446 वापस आई है। हालांकि इसकी मूवमेंट स्टार्ट हुई थी 1172 से, तो इसको यहाँ तक आना चाहिए था, $900 तक वापस आना चाहिए, नहीं आया। वो रिट्रेसमेंट्स करती गई, यहाँ पे जाके जब उसने अपना एक गैप बनाया, देन उसने उस गैप को फिल किया। ये देखें इस एरिया तक आई है, और वहीं वो कंसोलिडेट काफी अर्सा करते रही है। उसके बाद जैसे ही निकली है, अगर हम यहाँ वीकली में भी देखें तो कौन सा गैप हमें नजर आ रहा है जो फिल नहीं हुआ, ये देखें तो ये ऑलमोस्ट है, ये वाला एरिया इस वक्त फिल नहीं हुआ। ठीक है। अब ये दूसरा एरिया बन रहा है, तो काफी हद तक चांसेस है कि मार्केट इस रेंज के बराबर आ सकती है। और जो ये एरिया हमारे पास बनता है ऑलमोस्ट 2084 2035, यहाँ तक भी मार्केट आती है, तो हमारे पास एक बहुत अच्छे चांसेस हो सकते हैं, जो लोग एज ए इन्वेस्टर काम करते हैं उनके पास, कि वो यहाँ से एक अच्छी बाइंग करना स्टार्ट करें, होल्ड करें। एक चीज पे हम लोग ध्यान रखेंगे कि जब सेंट्रल बैंकर्स बाय की तरफ जाएंगे गोल्ड में, तब हमें उनके साथ अपनी कुछ गोल्ड को बाय होल्ड करना चाहिए। अभी आप में से कितने लोगों को लगता है कि मार्केट जो है गोल्ड की वापस अपने ये जो एरिया अवेलेबल है इसका 1300 का, 1300 तक गोल्ड आ सकता है। आप में से जो वीडियो देख रहे हैं यहाँ तक देखिए, जिन्होंने, कितने लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि 1300 तक मार्केट आ सकती है, वो कमेंट में अपना जरूर बताएंगे जी। आएगी, आ जाए, कल आए, परसों आए, 1 साल बाद, 2 साल बाद आए, वो अपना बताएंगे। क्योंकि मैंने जो अभी तक उनके मुंह से चीज सुनी है, उन्होंने तो यही कहा है कि 2025 में मार्केट जो गोल्ड की है ये 3400 क्रॉस करेगी, ये इससे भी निकलेगी। इवन 2024 में जो इनका प्लान था, वो जो इनका एक बंदा था, उसका नाम मुझे भूल गया, तो उसकी ये प्रेडिक्शन थी कि मार्केट 2004 में गोल्ड को ये लोग $3000 तक लेके जाएंगे। वो कैसे लेके जाएंगे, वो आप हम अब देख रहे हैं, वो किसी न किसी वीडियो में पहले भी मैं बता चुका हूँ। जो मेरे पास एरिया आ रहा है वो 2828, ठीक है। और उसके बाद जो एरिया आ रहा था वो 3200 आ रहा था, तो उनकी फोरकास्ट ये थी कि 3000 तक जाएगा। और 2026 में उनकी जो प्रेडिक्शन थी कि ये वापस 2800 तक आएगा। तो ये अब हमने देखना है कि ये कैसे आएगा। गोल्ड है, इसका आप बैकलॉग जो होता है, इसका जो प्रीवियस हिस्ट्री है, आप उसको देखें, ये क्यों बना, कैसे बना, लोग इसके अंदर क्यों इंटरेस्टेड हैं, इसका यूज केस क्या है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, फिर ये जिस जिस इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है आने वाले दिनों में उसके अंदर क्या इसका डिमांड बढ़ सकती है, क्या इसका इस्तेमाल बढ़ सकता है, तो ये मजीद हाई प्राइसेस पे जाने लग जाएगा। ठीक है। ऐसा हरगिज नहीं है कि ये नीचे वापस नहीं आएगा, आएगा जरूर, लेकिन हम उसका अपने हिसाब से वेट करेंगे कि हाँ अब टेक्निकल हमें बता रहा है कि ये सेल ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है। यहाँ से आप देखिए ना,
कितना वापस आया? $450। तो आएगा, लेकिन कब आएगा इसके लिए भी हम कुछ नहीं कह सकते। हम अपने मेथड के अकॉर्डिंग चलेंगे और वेट करेंगे, देखेंगे, जैसे ही कोई भी लेवल हमारे पास बनेगा हम इसको सेल या बाय करना शुरू कर देंगे। फिलहाल के लिए जो एरियाज हैं वो आप जो लोग इस वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं, इसको पॉज करके भी देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास शो हो जाएंगे जो एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों से किया है। तो जो जो बंदा इंटरेस्टेड हो आंसर देने में, तो वो आंसर जरूर करिए कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।